Using compound interest, we can also solve the sums of population. So if population is denoted by P, N is the number of years and R is rate of growth. अब ये rate of growth कैसे निकाला जाता है? Rate of growth is birth rate minus death rate. Population का birth rate ये हमेशा thousands में दिया जाता है. We have to convert it into percent and then find out the rate of growth. So first case, if population is increasing at constant rate R, then population after n number of years is 1 plus R upon 100 bracket raised to n. This is if the population is increasing at a constant rate. If population is decreasing at constant rate R, then population after n number of years is 1 minus R upon 100 raised to n. देखो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस है. अगर अलग अलग रेट पे पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इफ पॉपुलेशन increase at R1 rate in first year, R2 in second year, and R3 in third year, तो मतलब क्या पॉपुलेशन अलग अलग रेट पे इंक्रीज हो रहा है. पहले साल में वो R1 रेट पे इंक्रीज हुआ, दूसरे में R2 पे और तीसरे में R3 पे. तो population after 3 years is given as 1 plus R1 upon 100, 1 plus R2 upon 100, 1 plus R3 upon 100. This is when population is increasing at different rate. अगर ये decrease कर रही होगी different rate पे तो ये minus minus हो जाएगा. So if population is decreasing at R1 in first year, R2 in second year, and R3 in third year, the population after 3 years will be 1 minus R1 upon 100 क्योंकि decrease हो रही है, 1 minus R2 upon 100, 1 minus R3 upon 100. This is decreasing. और अगर population कभी increase होती है और कभी decrease होती है, तो जब increase होगी तो plus ले बोल लेंगे और जब decrease होगी तो minus बोल लेंगे. So if population increases at R1 in first year, R2 decreases by R2 in second year, तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 years क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा. So these are the formulas or application of compound interest in population. अगर कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा, कांस्टेंट रेट पे डिक्रीज हो रहा है माइनस.
अगर R1 रेट पे इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट ईयर में, R2 डिफरेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है तो ये फॉर्मूला आएगा। अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में आएगा। और अगर कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज हो रहा है तो जहां पे इंक्रीज है वहां पे प्लस, जहां पे डिक्रीज है वहां पे माइनस। दिस इज द फॉर्म, दीज आर ऑल फॉर्मूलाज फॉर पॉपुलेशन। नाउ वी ऑल्सो हैव फॉर्मूलाज फॉर डेप्रिसिएशन। लेकिन आपको तो पता है डेप्रिसिएशन मेनली दो मेथड से होता है, स्ट्रेट लाइन और WDV। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का, वो WDV को अप्लाई करेगा। इफ V इज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट and let R be the rate of depreciation N is number of years, so Vn is value of asset after n number of years at R rate of depreciation. So Vn is V 1 minus R upon 100 bracket raised to n. क्योंकि depreciation है तो ये हमेशा माइनस ही होगा। अगर R कांस्टेंट है, so this is when R is constant, मतलब एक ही रेट पे अगर आप depreciate कर रहे हो तो। लेकिन अगर R अलग अलग है तो फिर आपका फॉर्मूला रहेगा 1 माइनस R1 अपॉन 100। सपोज फर्स्ट ईयर में R1 से डिप्रिसिएट हो रहा है, 1 माइनस R2 अपॉन 100, क्योंकि ये अलग अलग है। सो व्हेन R इज चेंजिंग, लेकिन क्योंकि ये डिप्रिसिएशन है तो ये हमेशा माइनस होगा। अगर उन्होंने बाय चांस एप्रिसिएशन बोला तो फिर ये प्लस हो जाएगा। और अगर आपने पूरे एसेट को उसके लाइफ टाइम के लिए डिप्रिसिएट कर लिया, देन Vn विल बी इक्वल टू द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट। क्योंकि पूरा लाइफ अगर खत्म हो गया तो Vn तो स्क्रैप वैल्यू ही रहेगा ना। अगर एसेट की लाइफ है 3 साल और आपने 3 साल का डिप्रिसिएशन इधर दे दिया, तो Vn जो आएगा दैट इज वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर n नंबर ऑफ इयर्स डिप्रिसिएशन। तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ स्क्रैप वैल्यू। Vn विल बी scrap value. So when the asset is used up to its lifetime, तो अगर n आपका लाइफ ऑफ एसेट है तो जो बचेगा पूरा डिप्रिसिएशन के बाद वो तो स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा। क्योंकि एसेट की लाइफ खत्म हो जाती है तो जो भी वैल्यू बचती है उसको हम लोग स्क्रैप में निकाल देंगे ना, रिमेनिंग एसेट को। तो ये कहीं दिया नहीं होगा। दिस इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। यू आर जस्ट अप्लाइंग योर अकाउंट्स नॉलेज एंड मैथ्स नॉलेज हियर।